आज हम बेटा जो लेक्चर देखना चाह रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो ये आज आपका शायद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आखिरी लेक्चर हो, लेकिन ये कि ये डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इसको ज़्यादा गौर करना है। इसको हमने बहुत स्क्रैच से उठाया है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, आपके पास आइडिया है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हमने उन चीज़ों को बड़ा डिफरेंट तरह से यूज़ करना है। जैसे फिक्स कास्ट, आपको पता है फिक्स कास्ट क्या होती है, वेरिएबल कास्ट क्या होती है, ये भी आपको नॉर्मली पता होता है। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो शायद थोड़ी सी आपके लिए नई हो। मीन हम आज फिक्स कास्ट पर यूनिट की भी बात करेंगे और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट की भी बात करेंगे। फिर हम दो किस्म की चीज़ों को देखेंगे, हम टोटलिटी में भी देखेंगे और ओवरऑल भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस यूनिट का नाम से जाहिर है कि कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसको नॉर्मली हम CVP एनालिसिस भी बोलते हैं। CVP डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कास्टिंग और जो प्रॉफिट का डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रा गौर से देखें, इनका मतलब क्या है, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इसमें जो मैं मिडिल से स्टार्ट करता हूँ, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मुराद होती है हमारी सेल्स, हमने कितनी सेल्स की है। हाँ, मैंने उस दिन भी आपको बताया, मैं आज फिर एक दफ़ा और एक चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ दोबारा से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बेटा आपने दो चीज़ों को अलग अलग रखना है, ठीक है। एक आपने यूनिट्स को देखना है कि कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं या कितने यूनिट परचेज हो रहे हैं, और दूसरी ये है कि उसकी प्राइस क्या है। दो चीज़ों को अलग अलग रखेंगे। यूनिट्स आपको पता है क्वांटिटी में कि दिए होंगे। लेट सपोज अगर 10 चेयर्स हैं तो वो 10 चेयर्स हैं, लेकिन अगर एक चेयर 100 रुपीज़ की है तो उसकी जो अमाउंट बनेगी वो 1000 बनेगी, 1000 रुपीज़ में लिखा जाएगा और यूनिट यूनिट में लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो वॉल्यूम का नाम है, वॉल्यूम बेसिकली सेल्स वॉल्यूम से मुराद सेल्स है। हाँ, सेल्स हम यूनिट्स में भी देख सकते हैं कि कितने यूनिट्स हमने सेल आउट किए, और हाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमने यूनिट सेल आउट किए हैं उनकी वैल्यू कितनी है। उसका सिंपल सा तरीका है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी सेल प्राइस के साथ। दूसरे इसमें बहुत ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एक एलिमेंट है वो कास्ट है। कास्ट से मुराद कास्ट ऑफ सेल्स है। और देख लें, ये जैसे हमने लास्ट टाइम बात भी की है, सेल्स मीन वॉल्यूम इज अ सेल, और सेल में से जब भी आप कास्ट ऑफ सेल या कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास अब प्रॉफिट आता है। तो ये तीन जो मेजर एलिमेंट्स हैं इसकी बेस पे हमने आगे चल के देखते हैं। आज जो हमारा यूनिट्स है वो बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस का यूनिट है। ब्रेक इवन एनालिसिस हमेशा जो भी बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं वो सबसे पहले अपना ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, ताकि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि यार वो अपने इस महीने के अंदर, अगर महीना उनका फाइनेंशियल पीरियड है तो फाइनेंशियल पीरियड के अंदर एक महीने के एंड पे, ताकि उनको पता होना चाहिए कि अगर एक महीने के एंड पे हमारे पास कितना रेवेन्यू हो तो हम इवन ब्रेक इवन के ऊपर होंगे। और अगर उस रेवेन्यू, लेट सपोज अगर एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करता है, अकाउंट फॉर करके वो चेकआउट करता है, तो उनको पता चलता है कि जी अगर इस मंथ में उनकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो 100,000 होगा तो उनका ब्रेक इवन है। दिस मीन्स अगर उनकी 100,000 वैल्यू वो अर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू तो उनका ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। अब 100,000 से ऊपर, तेरा पॉइंट को समझ लें, 100,000 से ऊपर जब जाएगा, मीन अगर एक बंदे ने, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस महीने में 1,10,000 रुपया अर्न किया इन द फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू, तो याद रखिएगा जो ऊपर वाली वैल्यू 10,000, वो 10,000 की 10,000 प्रॉफिट नहीं है, उसमें से भी कुछ पार्ट आपका रेवेन्यू की तरफ जाएगा। फिक्स तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, लेकिन अब उसमें से वेरिएबल पार्ट और उसमें से कुछ आपको प्रॉफिट बनेगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास उसमें से आपका प्रॉफिट कैसे होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पूरे यूनिट के अंदर भी ये इशू होगा, स्टूडेंट जो, बाकी बड़ा सिंपल यूनिट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज़ को हमने पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे फिर उनको इकट्ठा कर देंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है ओवर द टाइम पीरियड, कि स्टूडेंट जिस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं वो यूनिट्स को अमाउंट में कंफ्यूज कर देते हैं और अमाउंट को यूनिट्स के अंदर कंफ्यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी तो उसमें मैं अमाउंट की बात कर रहा था कि जी 100,000 यूनिट्स, 100,000 अमाउंट अगर आप अर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू तो आप ब्रेक इवन के ऊपर होंगे। अगर इसका दूसरा साइड भी देखा जा सकता है, हम सपोज करते हैं कि जो चीज़ हम सेल आउट कर रहे हैं
वो हमारा कोई यूनिट्स हैं, कोई हमारा प्रोडक्ट है और उसके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ पर यूनिट है, तो हम दो तरह से बात कर सकेंगे। हम पहली बात ये कर सकेंगे कि अगर हमें 100,000 रुपीज़ हम रेवेन्यू अर्न करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन है। और फिर दूसरी तरह से हम ये कह सकेंगे अगर हम 100 यूनिट सेल आउट करेंगे तो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसलिए कि मैंने यहाँ पे सपोज भी कर दिया कि एक यूनिट की जो प्राइस है वो 1000 है, डेफिनेटली जब हम 100 यूनिट सेल आउट करेंगे उसकी वैल्यू भी 100,000 बन जाएगी। लेकिन दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग करना है। Basically, break-even analysis determine the break-even point, the point in which there is no profit or no loss, which operate neither profit or not loss. At the point there is a no gain or no loss, mean no gain no loss या no profit no loss से मतलब ये कि टोटल रेवेन्यू जो आपके पास होगा वो आपके टोटल एक्सपेंस के बराबर हो जाएगा। जितना आपके पास इनफ्लो होगा वो आपका इनफ्लो आपके आउटफ्लो के बराबर हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका कोई इनकम नहीं है लेकिन एटलीस्ट कोई लॉस भी नहीं है। हमेशा हर बिजनेस का जो मिनिमम जो उनका एजेंडा होता है वो यही होता है कि एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पे वर्क करें, ब्रेक इवन से नीचे की तरफ ना आए। एटलीस्ट अगर ब्रेक इवन से आप नीचे की तरफ आएंगे, जैसे हमने 100,000 अगर ब्रेक इवन है तो आपका बिजनेस अगर 90,000 का रेवेन्यू अर्न करेगा इस महीने के अंदर, तो याद रखिएगा कि आपने ओवरऑल आपको लॉस की तरफ आप जाएंगे। लॉस इन अ सेंस कि आपके जो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा होंगे। मीन इस महीने के अंदर हो सकता है उसकी वर्किंग करके ज़्यादा डिटेल्स हम देख सकेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि 90,000 अगर आपने रेवेन्यू अर्न किया तो हो सकता है उसमें 4-5 हज़ार रुपये आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, मीन आपकी कास्ट ज़्यादा इनक्री हुई है, जिसको दूसरे 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 लफ्ज़ों में हम जिसको लॉस बोलेंगे कि आपने इस महीने के अंदर 5,000 का लॉस इनकर किया। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को हम आराम से एक दफ़ा देखते हैं। कास्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तीन चीज़ें। सबसे पहले जब कास्ट की बात की जाए और ख़ासकर ब्रेक इवन की बात की जाए तो हम कास्ट को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड कास्ट। आपको पता है कि फिक्स्ड कास्ट आर दोस रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सेल वॉल्यूम और प्रोडक्शन। अब सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। लेट्स सपोज कि द कास्ट ऑफ अ टीचर। अगर टीचर के सामने एक बंदा बैठा हो तो भी उसकी कास्ट सेम है, और अगर टीचर के सामने 100 बंदा बैठा हो तो भी उसकी कास्ट असेम है। इसी तरह से अगर रेंट ऑफ द बिल्डिंग को देखें कि अगर उसके अंदर आपकी फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे रन कर रही हो तो भी उसका रेंट उतना ही है, और उसके अंदर अगर आपकी जो फैक्ट्री है वो 0% पे वर्क कर रही हो लेकिन फिर भी आपने उतना ही उसको रेंट अदा करना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पे जरा समझना है, दे आर एक्सप्रेस यूजुअली इन द अमाउंट और रुपी। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो आपके पास फिक्स्ड कास्ट आपको गिवन होगा वो हमेशा आपको अमाउंट में गिवन होगा, कभी भी परसेंटेज में नहीं गिवन होगा। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, दीज आर द फिक्स्ड कास्ट। आपका रेवेन्यू 1 रुपया हो रहा है, आपका रेवेन्यू 1 लाख रुपया हो रहा है, या आपका रेवेन्यू 1 करोड़ रुपया हो रहा है, आपने ये जो फिक्स्ड कास्ट हैं ये आपने हर हालत में इनकर करनी होती हैं। जिसमें नंबर 1 फिक्स्ड कास्ट आपके पास है, रेंट है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास सुपरवाइजरी सैलरी है, रियल एस्टेट टैक्सेस है, आर द एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड कास्ट। अब ये दो लाइनें छोटी छोटी सी लिखी हुई हैं, इन पे जरा थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देना, खासकर आखिरी लाइन पे। फिक्स्ड कास्ट रिमेन द सेम वेदर बिजनेस प्रोड्यूस नथिंग और वर्किंग एट अ फुल कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड कास्ट उतना ही है। रेंट का किराएदार जिसको किराया आपने देना है तो उसने नहीं देखना कि आपने कुछ कमाया या नहीं कमाया, महीने के बाद उसको किराया देना पड़ेगा जो उसके साथ आ रही कमिटमेंट है। इसी तरह से और टैक्सेस हैं, इसी तरह से जो आपके फिक्स्ड जो सैलरी वाले लोग हैं वो भी आएंगे, कोरोना है या जो भी चीज़ है लेकिन वो आएंगे, उनका काम है या नहीं है, वो आएंगे, उनको अपनी सैलरी पे करनी पड़ेगी। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखना है, जो शायद आपके लिए नया भी हो लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आगे हमें काम आएगा। अब ज़रा सपोज करें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, बल्कि एक काम करें, पहले तो ये करें कि अपने आप को जो फिक्स्ड कास्ट है उसके दो पार्ट कर दें। फिक्स्ड कास्ट एक जो होती है वो पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट होती है, एक टोटल फिक्स्ड कास्ट होती है। मैं सपोज करता हूँ कि आपने 10 यूनिट बनाए हैं, ठीक है। एक यूनिट पे आपकी जो फिक्स्ड कास्ट इनकर हुई है, मैं सपोज करता हूँ, वैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपके पास 10 रुपए लगे हैं तो हम कह सकेंगे जो 10 रुपए लगे हैं वो फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट है,
एक यूनिट पे हमारा जो फिक्स कास्ट का खर्चा हुआ है। लेकिन अगर हमें टोटल फिक्स कास्ट की वैल्यू चाहिए होगी जो हमें यहाँ पे चाहिए होती है, तो हम ये करेंगे, हम देखेंगे अगर एक प्रोडक्ट पे हमारे 10 रुपये खर्चा हुआ है और हमने 10 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स कि 10 रुपीज 10 इज अ पर यूनिट फिक्स कास्ट एंड रुपीज 100 इज अ टोटल टोटल फिक्स्ड कास्ट। पर यूनिट फिक्स कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट में भी डिफरेंशिएट करना है दो चीजें। अब यार यहाँ देखो एक बात है, यहाँ पे ऊपर तो बात कर दी कि जी फिक्स कास्ट रिमेन द सेम, फिक्स कास्ट आपकी चेंज नहीं होती। ये नीचे देखें, मैं पहले कर्व पे भी चला जाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो ये कर्व है, कर्व में देखें आपके पास जो एक्स एक्सिस है, ये वाला नीचे वाला एक्स एक्सिस जहाँ पे आउटपुट आपका शो किया जा रहा है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है जिस पे आपके पास कास्ट शो की जा रही है। अब देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होती है आपकी कास्ट, यहाँ पे सपोज करें 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। देख लें आपकी जो फिक्स्ड कास्ट है वो रिमेन द सेम, इसी तरह से चल रही है। यहाँ पे ये आउटपुट में देखें, ये 100 200 300 ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी एक ही लेवल पे। इससे इससे आउटपुट का इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। आउटपुट अगर देखिए यहाँ पे आउटपुट 0 भी हो सकती है, ये 0 पॉइंट, ये 0 है बिल्कुल स्टार्ट में, और 0 पे भी आपकी, आप सपोज करें यहाँ पे कास्ट आपकी 100 है, 0 पे भी 100 है, 1 पे आएगी, 1 पे भी 100 है, 2 पे भी आगे तक चलेगी। ये तो, और ये जो बात की जा रही है ये फिक्स का टोटल फिक्स्ड कास्ट की बात की जा रही है, टोटल फिक्स्ड कास्ट अगेन। अब इस लाइन को और से पढ़ें, ये लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। अब इसको जरा और करना है कि यार ये क्या है, मतलब फिक्स्ड कास्ट, टोटल जो फिक्स्ड कास्ट है वो तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कास्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट जो है वो चेंज होती है। इसका छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज देखो आप मेरे सामने बैठे हुए 50, मेरी एक ही कास्ट है, मैं सपोज करता हूँ मेरी 50,000 कास्ट है पर मंथ, आप मेरे सामने बैठे हुए 50। इसका मतलब है अगर डिवाइड किया जाए 50,000 को 50 पे डिवाइड किया जाए तो ये बनता है ऑलरेडी 1,000 पर स्टूडेंट मेरी कास्ट बनती है, सपोज करें। ये तो मेरी टोटल की बात की जा रही है। अब जरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास आपकी क्लास 50 की जगह 100 हो जाए, मैंने तो सैलरी लेनी है, फिक्स कास्ट है, वो तो मेरी सैलरी तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट या नंबर ऑफ आउटपुट इंक्रीज की जाती है तो आपका फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इससे क्या क्या मुराद मिला, अगेन मैं उसी एग्जांपल पे आता हूँ। अगर आप 50 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे 50,000 यूनिवर्सिटी दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट है सही स्वाति की, वो 1000 बन जाएगी। लेकिन अगर 50 से 100 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हो, मुझे सैलरी में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन अचानक मुझे एक क्लास चेंज करके मुझे दूसरी क्लास पे भेजा गया है जिसमें ऑलरेडी 100 बैठे हुए हैं, तो जरा गौर कीजिएगा मेरी जो फिक्स्ड कास्ट है वो पर यूनिट जो है वो डिक्रीज की तरफ जाएगी। वो डिक्रीज की तरफ इसलिए जा रही है कि जो आउटपुट लेवल है या यूनिट प्रोडक्शन लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब और वाइस वर्सा भी होता है, जब भी आपकी आउटपुट ऊपर की तरफ जाएगी तो फिक्स कास्ट पर यूनिट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, उसमें कमी आ जाएगी। और जब भी आपकी आउटपुट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, आपकी कमी होगी, तो आपकी फिक्स कास्ट पर यूनिट में इजाफा हो जाएगा। देखिए फिक्स कास्ट मेन तो सेम ही है, फिक्स कास्ट टोटल में कोई फर्क नहीं है। 50,000 में पहले भी ले रहा था, अब भी ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्डेंट या स्टूडेंट्स की क्वांटिटी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, उसके साथ इसमें फर्क आ गया। तो माइंड में क्या रखना है, माइंड में ये रखना है जो इंपॉर्टेंट बात है कि जी फिक्स कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। लेकिन फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ केसेस के अंदर जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमने सिर्फ इस आइडिया को अपने माइंड में रखना है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट डिक्रीज की तरफ जाता है, लिहाजा, और अगर वाइस वर्सा होता है तो फिक्स्ड कास्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लिहाजा जो फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट है वो आपका वेरिएबल है। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज इट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वेरिएबल कास्ट में इस चीज को फिर मैं लिंक करूंगा। वेरिएबल कास्ट को देखें, वेरिएबल कास्ट क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, इसका लिंक आपकी प्रोडक्शन के साथ है। जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उतना ही वेरिएबल कास्ट भी आपका इंक्रीज होगा। इसमें भी दोनों चीजों को जरा माइंड में रखना है, इसमें टोटल वेरिएबल कास्ट को भी माइंड में रखना है, और आगे चल के हम वेरिएबल कास्ट पर यूनिट की बात भी करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है
कि जो आपके फिक्स कास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि फिक्स कास्ट जो आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिल्कुल प्रॉपर बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फिक्स कास्ट हमेशा आपको अमाउंट एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर गिवन होगा। लेकिन 90% केसेस आपके वेरिएबल कास्ट में आपको ऐसे नजर आएंगे जहां पे इसको परसेंटेज में शो किया जाएगा। चलिए लाइन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल कास्ट आर दोस कास्ट व्हिच इज अ चेंज एज द वॉल्यूम और प्रोडक्शन चेंज। जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम चेंज होते जाएंगे उसके साथ साथ, चूंकि जैसा कि नाम से जाहिर है वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल वेरिएबल कास्ट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होगा। और इसको नॉर्मली हम परसेंटेज में शो करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स में शो करते हैं। इसकी बहुत ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 1 इन्वेंट्री है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्शन लेबर है, और डिफरेंट एग्जांपल। और वेरिएबल कास्ट को नॉर्मली जैसे हमने बात की परसेंटेज में गिवन होती है, लेकिन चूंकि हमें परसेंटेज में तो नहीं चाहिए होती है, इसको तो जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए होगी। तो इसका फार्मूला ये है कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। जो भी आपको परसेंटेज दी जाएगी, जैसे ये 8% दिया गया है, तो इसमें हम देखेंगे कितने यूनिट सेल की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें भी देखें, जैसे ऊपर वाली में हमने बोल दिया था कि फिक्स कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट तो डेफिनेटली फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट फिक्स कास्ट जो है वो वेरिएबल है। वो उसका लिंक प्रोडक्शन के साथ है। प्रोडक्शन कम होगी वो ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ख्याल करना है, जो वेरिएबल कास्ट है वो टोटल में तो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। वो ऊपर जैसे अगर हमने 10 प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमारी कास्ट सपोज करता हूँ 1000 है, लेकिन जब हम 15 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी डेफिनेटली कास्ट जो है वो 1500 की तरफ जाएगी। वो उसका लिंक आपके प्रोडक्शन के साथ है, आपके पास आउटपुट के साथ है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात को यहाँ पे समझें कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। सपोज करता हूँ कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें मटेरियल की कास्ट जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट उसके मटेरियल की कास्ट है। अब जरा देखें, मटेरियल की कास्ट तो नॉर्मली तो वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट का मतलब क्या है? अगर 10 यूनिट बनाएंगे तो कास्ट इतनी होगी, अगर 15 बनाएंगे तो उसमें चेंज आएगा, फिक्स कास्ट की तरह बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। इसका कर्व भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये वेरिएबल कास्ट देखिए, इसका कर्व ये जैसे जैसे ये 0 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पे देखें आउटपुट भी 0 है और कास्ट भी 0 है। ओके, और जैसे जैसे यहाँ पे देखें, आप सपोज करें यहाँ पे 5 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए तो अल्टीमेटली आपकी 5 पे यहाँ पे कास्ट आ जाएगी। लेकिन जब आपने यहाँ पे आके आपने 250 यूनिट प्रोड्यूस किए तो देख लें इसकी कास्ट यहाँ पे आके इसकी कास्ट भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी। ये ऑलमोस्ट आपका रेंडमली 500 कास्ट आपकी बन जाएगी। तो ये बिल्कुल प्रोडक्शन के साथ ये कास्ट जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी, आउटपुट बेस करेगी आपकी कास्ट के ऊपर, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी उसी रेशो के साथ आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन जरा बात को समझना है कि जो आपके वेरिएबल कास्ट पर यूनिट है, तो हमने टोटल वेरिएबल कास्ट की बात की ना कि टोटल इंक्रीज होगी जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, लेकिन पर यूनिट की बात की जाए तो पर यूनिट वेरिएबल कास्ट जो है वो आपकी फिक्स्ड रहती है। कैसे? अब लेट्स सपोज ये मेरे हाथ में पेन है, हम पेन बना रहे हैं और पेन के अंदर जो मटेरियल हमारा यूज हो रहा है, मैं सपोज करता हूँ कि 10 रुपीज़ का ये प्लास्टिक वगैरह ये यूज हो रहा है। अब जरा देखें, एक पेन पे कितना मटेरियल यूज हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है। तो भाई जब 2 बनाएंगे तो कितना यूज होगा? 20 रुपए होगा ना। जब 3 बनाएंगे तो कितना यूज होगा? 30 होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मटेरियल की कास्ट है विच इज अ वेरिएबल कास्ट, वो पर यूनिट फिक्स्ड है, पर यूनिट चेंज नहीं होती। एक पेन बनाएंगे, एक पे भी 10 रुपए लग रहे हैं, 2 बना रहे हैं 2 पे भी 10 प्लस 10 लग रहे हैं, और 3 बना रहे हैं तो 10 प्लस 10 लग रहे हैं। मीन पर यूनिट वेरिएबल कास्ट जो है वो आपकी फिक्स्ड रहती है। आप अपने सिर्फ माइंड में इतनी बात याद रखें, फिक्स्ड कास्ट का आपको तो पता होगा दोनों का कि फिक्स्ड कास्ट टोटल जो है वो आपके पास फिक्स्ड है। इसी तरह वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट जो है, जो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब की कास्ट को प्लस करें तो टोटल वेरिएबल कास्ट बनती है, वो भी आपके पास वेरिएबल है। लेकिन जब इसकी पर यूनिट जो है वो टोटल से फर्क है। कैसे? अगर फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट है तो वो आपकी वेरिएबल है, वो चेंज होगी, वो डिपेंड करेगी आपके आउटपुट के ऊपर। लेकिन जो वेरिएबल कास्ट का पर यूनिट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है जितने भी आपके पास अमाउंट आ जाए, जितने भी आपके पास आउटपुट हो जाए।
इसी तरह से ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली मैंने यहाँ पे शो तो नहीं किया, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जब इस तरह की बेटा क्लासिफिकेशन होती है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, बल्कि दो पॉइंट शायद, कि एक तो फिक्स्ड कास्ट होती है, एक वेरिएबल कास्ट है, और तीसरी किस्म की कास्ट इस तरह की क्लासिफिकेशन के अंदर हम जिसको सेमी वेरिएबल कास्ट या सेमी फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना ही होता है कि उसमें दोनों एलिमेंट्स आपके पास शामिल होती है। ऐसी कास्ट जो मिक्स्ड कास्ट हो, जिसको यस इसको मिक्स्ड कास्ट भी बोलते हैं, मिक्स्ड कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट या सेमी फिक्स्ड कास्ट, ये तीनों नाम उसके होते हैं। उसमें दोनों एलिमेंट्स आपके पास शामिल हो, कुछ उसका पार्ट जो है वो फिक्स्ड कास्ट की तरफ चला जाए और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल कास्ट की तरफ चला जाए, तो उसको हम उसको फिक्स्ड वेरिएबल कास्ट या उसको मिक्स्ड कास्ट हम बोलेंगे। उसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल हमेशा कोट करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल को जरा गौर से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आपको दो किस्म की कास्टें नॉर्मली नजर आएंगी। एक तो आपको जो आपने यूनिट यूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी कास्ट आपको नजर आएगी, दैट इज अ वेरिएबल कास्ट। जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होंगे उसी तरह से उसकी कास्ट भी इंक्रीज होगी, उसमें भी थोड़ा मिक्स का भी आएगा। लेकिन उसमें एक और छोटी सी कास्ट शामिल होती है, फिक्स्ड कास्ट, जो आजकल मीटर रेंट और जो आपका टीवी का बिल है उसकी अगर वैल्यू देखें तो वो फिक्स रहती है। आई थिंक 35 और 40 रुपीज़ का बिल होता है, और 250 या इसके अराउंड आपका मीटर का रेंट होता है। उसका कोई भी लिंक नहीं होता आपके यूनिट्स के ऊपर। अगर एक बंदे ने 100 यूनिट यूज़ किए और दूसरे ने 200 यूनिट यूज़ किए, लेकिन उसका जो मीटर का रेंट और जो उसका टीवी का जो उसमें एक्सपेंस है वो सबका एक जैसा होगा। और चूंकि उसका बिल के अंदर ये दोनों बिल की जो टोटल अमाउंट, सपोज कर तो मेरे पास 5,000 जो बिल आया है उसमें अगर देखें तो वो दोनों एलिमेंट शामिल है, लिहाजा इसको हम सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड और मिक्स्ड कास्ट बोलेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी कास्ट भी समटाइम देखी जाती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो मेरी बात सुनो, ये फिक्स्ड कास्ट यहाँ तक तो फिक्स्ड है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी होती है ना, ये भी फिक्स्ड कास्ट भी अनलिमिटेड टाइम के लिए फिक्स्ड नहीं होती है। मैं सपोज करता हूँ अगर मेरे पास मेरा क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर कैपेसिटी 50 लोगों की बैठने की है, वहाँ पे तो और बैठ ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर फॉर एग्जांपल 50 तक तो चलेगा, 40 तक भी चलेगा, 45, 49, 50 तक तो चलें, कास्ट सेम रहेगी। लेकिन जब 51 स्टूडेंट आ जाएंगे, जैसे कोई भी बिजनेस है उसके अंदर जो मशीनें चल रही हैं, यूनिट आउटपुट हो रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी भी सर्टेन कैपेसिटी होती है, वो उस कैपेसिटी तक फिक्स रहता है। लेकिन जब उस कैपेसिटी से इवन 1 यूनिट भी आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो आपकी कास्ट जितनी पहले कास्ट इनकर हो रही है, मैं सपोज करता हूं अगर ये कास्ट 100,000 की कास्ट है, तो एक ये 100,000 की कास्ट, या मैंने जो एग्जांपल दी थी 50 स्टूडेंट्स, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और मेरे 50,000 की कास्ट है। लेट सपोज अगर 51 स्टूडेंट आपने एक स्टूडेंट और हायर करना है, उसको भी करना है, तो हमारे पास तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है, बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक नया टीचर हायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पहले 50 लोगों पे जितनी कास्ट इनकर हो रही थी, उतनी कास्ट एक स्टूडेंट पे इनकर की जाएगी। और वो पूरा एक स्टेप बनता है कि जैसे ये पूरा स्टेप है, यहाँ पे एक स्टेप बनेगा, ये एक लाइन इस तरह ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से फिर यूं तरफ जाएगी, पूरा एक स्टेप बनेगा। इसको नॉर्मली हम स्टेप फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं कि जब आपकी कैपेसिटी, जो आपकी 100% कैपेसिटी से अब जब आपकी फैक्ट्री ऊपर की तरफ चली जाती है, तो डेफिनेटली हमें वो सारे रिसोर्स दोबारा नए डिप्लॉय करने पड़ते हैं, इसलिए कि हमारे वहाँ पे कैपेसिटी उसको नॉर्मली हम फिक्स्ड स्टेप कास्ट या स्टेप कास्ट भी बोलते हैं। ये दो कास्ट और भी इसके साथ साथ अटैच्ड है। इसके साथ टोटल कास्ट, टोटल कास्ट मीन फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज अ टोटल कास्ट। देख लो यहाँ तक तो फिक्स्ड कास्ट है ना, कोई यूनिट प्रोड्यूस है या नहीं है, लेकिन उसके साथ प्लस कर दिया जाए उसके बाद वेरिएबल कास्ट ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, यहाँ से ये सॉरी ये टोटल कास्ट की कर्व है, टोटल कास्ट का कर्व आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए कि इसमें ऑलरेडी फिक्स कास्ट की वैल्यू भी शामिल है और प्लस जैसे जैसे यूनिट आप आउटपुट करेंगे वो भी आपके साथ शामिल है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू इज वेरी सिंपल। हमें चूंकि रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि हमें एक यूनिट की प्राइस कितनी है। अगर 10 रुपये प्राइस है तो देखेंगे कितने यूनिट सेल किए हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये देखें टोटल रेवेन्यू कर्व है, आउटपुट आपके पास ये है, रेवेन्यू यहाँ पे, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो के साथ आपका रेवेन्यू भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें फिर प्रॉफिट की बात करते हैं। अब चूंकि हमने ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ को करीब आ गए हैं, तो पहले हम ब्रेक इवन एनालिसिस को इस छोटे से एग्जांपल है बेटा, ये एक इनफॉर्मल सी एग्जांपल है
अगर आपको ब्रेक इवन का नहीं पता है तो इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखिएगा। एक सिंपल सा हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रॉपर जो नॉर्मली अकाउंटेंट करते हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। अब देखो, प्रॉफिट इज अ नेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस, हमें पता है। इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने ब्रेक इवन का एक अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया है। तो क्या पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, और फिर ब्रेक इवन हमें पता है कि जीरो, जहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो वो ब्रेक इवन का की पोजीशन होती है, उसको आगे देख लेंगे। पहले प्रॉफिट का हमने फार्मूला बनाया। प्रॉफिट का फार्मूला कैसे बनाया है, इस सेल प्राइस हमने दिया है, ठीक है, और एक्स से मुराद है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर अ सेल। हम सेलिंग प्राइस उसकी देखेंगे और उससे देखेंगे कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए। सिंपल सी बात है, इससे हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। ये रेवेन्यू का हमने ऊपर फार्मूला भी देखे। माइनस करेंगे वेरिएबल कास्ट को। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कास्ट आपको परसेंटेज में दी जाएगी और उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक्स चूंकि हमने क्वांटिटी आउटपुट है, यूनिट्स या सेल जो भी इसको कंसिडर करें वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये सेल थी, सेल में से ये माइनस किया, ये वेरिएबल कास्ट की वैल्यू हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होगी। हम सपोज कर रहे हैं कि वेरिएबल की कास्ट, वेरिएबल कास्ट जो है वो हमें परसेंटेज में गिवन है। अगर वेरिएबल कास्ट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में गिवन होती तो पीछे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई बाय एक्स हम ना करते, लिख लेते। लेकिन हमें पता है कि हमेशा आपको फिक्स्ड कास्ट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर दी जाएगी, उसको भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये बेसिकली प्रॉफिट का फार्मूला बन गया। प्रॉफिट क्या होता है, आपका रेवेन्यू जितना होता है उसमें से ये दोनों कास्टों को आप अगर माइनस कर दें तो आपके पास ओवरऑल आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब छोटी सी एक एग्जांपल सामने रखते हैं, ब्रेक इवन इस छोटी सी इक्वेशन से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC अहमद इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूस सेल है सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और माइंड में रखें कि जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं बेटा, तो ब्रेक इवन एनालिसिस करने से पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई ब्रेक इवन हम सिंगल प्रोडक्ट का कर रहे हैं या मल्टी प्रोडक्ट का कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिंगल यूनिट का या सिंगल प्रोडक्ट का, आप ऐसे सपोज करें कि आप सिंगल प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, उसके लिए हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल वाली आने वाली क्लास के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। वेरिएबल कास्ट इसमें कितनी थी जी, कास्ट और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, देखो इसने पर यूनिट दिया हुआ है, हमारे पास 30 है। एंड फिक्स्ड कास्ट जो है वो आपके पास ऑलरेडी 360,000 है। यूजिंग द प्रॉफिट इक्वेशन डिटरमिन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैंने उसी तरह से वो सेम फार्मूला यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स, जिससे हमारे पास रेवेन्यू बन गया। रेवेन्यू से हम फिर उसके बाद वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर फिक्स कास्ट को माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और चूंकि हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम सपोज करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड प्रॉफिट जो ये जीरो आया हमारे पास, नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन हो, तो फिर क्या होगा, हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें ये कहा जा रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट है जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 40 है, तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40 रख दी। और उसके साथ साथ हमने चूंकि एक्स को कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है हमने, उसके साथ माइनस कर देंगे हम 30 चूंकि हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल कास्ट है और एक्स हम यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने यूनिट सेल आउट करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो की तरफ आ जाए, और इसके साथ हम माइनस करें 360,000 विच इज अ फिक्स्ड कास्ट। अब जरा देखें इसके अंदर हमने क्या किया, 40x था, 40x में से 30x को माइनस किया तो 10x बच गया, 10x माइनस 360 आ गया, 360 माइनस था, इसको उठा के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए, इस इक्वल टू 10x आ गया, 10x दोनों से काटा, हम 36 यूनिट्स आ गए। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने 36,000, एक मैंने इनफॉर्मल सी और एक सिंपल से एक आइडिया लिया है, आगे हम प्रॉपर करेंगे अभी इसकी ब्रेक इवन एनालिसिस को, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया लेने के लिए हमने ये छोटी सी एग्जांपल की है। इसमें ये सजेस्ट कर रहा है कि जब आप 36,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करेंगे तो आप ब्रेक इवन के ऊपर होंगे। मतलब 36, अगर आप 35,000 यूनिट सेल आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लास्ट की तरफ हैं, आपको लॉस हो रहा है ओवरऑल आपकी जो भी सेल्स है। लेकिन अगर आप 36 या 36 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 36 पे तो जीरो होगा आपका प्रॉफिट, लेकिन जब 36 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके अंदर आपका कुछ प्रॉफिट भी शामिल होगा। अब जरा यहाँ से समझना है बेटा, मेरी बात सुनो, ये बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस की बेस पे हम बहुत से डिसीजन करते हैं, हम प्राइस डिसीजन करते हैं, हम और बहुत से डिसीजन करते हैं जो हम देखेंगे। लेकिन मेरी बात जरा और से सुनिएगा कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस की जो की है
वो ये है विच इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस या इससे जुड़े हुए और डिफरेंट एनालिसिस वो आप जब भी करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। और भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अ वेरी वेरी सिंपल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का पहले तो ओवरऑल एक आइडिया लेंगे, फिर हाँ डिफरेंट सीन के अंदर इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हम यूज करेंगे, वो वहां पे आपको मेंशन कर दीजिएगा। अब जरा समझ रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन बड़ा सिंपल सा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट इसकी ओवरऑल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। अब जरा पे देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिमेनिंग आफ्टर वेरिएबल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। ये भी नहीं है, छोड़ा, ये लंबी बात है, इसको देखो, ये लाइन जरा देखो, इसको अपने माइंड में रखना है, इसलिए कि इससे हम बहुत सी कम्बिनेशन बनाएंगे। इसको हम देखेंगे कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो जहाँ पे यूज कर रहे हैं उस यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसका जो फार्मूला है वो सेम है, यही रहेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। ये इस फार्मूले को आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है। आगे चलें अगर तो सबसे पहले अब देखो दो तरह की, मैंने आपको बताया ना, दो तरह की चीज़ों को हमने अलग अलग चूंकि करना है कि आपको देखें ये ऊपर तो हमें इसने बता दिया कि जी 36,000 नंबर ऑफ यूनिट आप सेल आउट करें तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। दूसरी एक छोटी सी चीज़ हम वैसे इनफॉर्मली एक और तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जी भाई आप 36,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करें तो आप ब्रेक इवन पे होगा। अगर आपका क्वेश्चन मुझसे हो कि सर ये तो नंबर आप यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कितनी अमाउंट, कितना रेवेन्यू हम कमाएं तो हम ब्रेक इवन पे होंगे, तो मेरा आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि भाई देखो आप 36,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट कर रहे हैं ना, तो आप देख लो एक यूनिट कितने में बिकता है, तो देख लें सेलिंग प्राइस उसकी 40 है। अगर 36,000 को हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दें, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1440, 14 लाख एंड 40,000 मीन। अब आपके पास इतना रेवेन्यू हो जाए 1440,000 का रेवेन्यू अगर आपके पास हो जाए, तो फिर आप एक दो चीज़ों को अलग अलग कर सकेंगे। आप ये कहेंगे पहली बात कि जी अगर मैं 36,000, मैं सपोज करता हूँ ये चेयर का सेल आप कारोबार कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि अगर मैंने 36,000 नंबर ऑफ चेयर्स मैंने सेल आउट की तो मैं ब्रेक इवन पे होऊंगा। और दूसरे में आप कहेंगे अगर मैं 14,40,000 रुपए का रेवेन्यू अर्न करूं तो मैं ब्रेक इवन पे होंगे। ये दोनों को क्रॉस हम चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने थ्रू फार्मूला इसको प्रूव करना होता है। नॉर्मली एक वैल्यू अगर आपके पास निकल आए, आपके पास अगर यूनिट की वैल्यू निकल आए तो अमाउंट पे आप जा सकते हैं। और इवन अगर लेट्स सपोज अमाउंट की वैल्यू आपके पास निकल आए 14,40,000 कि जी 14,40,000 रेवेन्यू में अगर कमाऊं तो मैं ब्रेक इवन पे हूं, और कोई बंदा ये समझना चाहे भाई मैं कितने यूनिट सेल आउट करूं, तो फिर उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, 14,40,000 को डिवाइड कर दें 36 के, उसको डिवाइड कर दें 40 पे, तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो 36,000 आएगा। लेकिन हम इस तरह से करते नहीं हैं, हम इसको दोनों जो हैं, हम जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या टोटल रेवेन्यू है, दोनों को हम थ्रू फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब थ्रू जब फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो भाई फिर इसके फार्मूले थोड़े से फर्क होंगे। मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों में इस्तेमाल होगी, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों में इस तरह इस्तेमाल होगी कि एक में चूंकि पर यूनिट का काम है और दूसरे के अंदर चूंकि टोटल वैल्यू का काम है, दोनों में थोड़ा सा फर्क काम होगा। अब जरा समझ लें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस में पर यूनिट मालूम करें या यूनिट्स में ब्रेक इवन कैलकुलेट करें, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड एज पर यूनिट। जब यूनिट्स की बात की जाएगी कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करें कि आप कितना सेल आउट करें, तो याद रखें ये पर यूनिट वाली हम चीज यूज करेंगे। लेकिन जब आपसे टोटल अमाउंट पूछी जाएगी तो फिर हम रेशियो वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। देखो ये जो पर यूनिट या रेशियो, इसमें माइंड में रखने की जरूरत नहीं, सारी सी बात है ना। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। जो चीज सेल कर रहे हैं उसमें से वेरिएबल कास्ट को आप माइनस कर दें तो ओवरऑल आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब जरा गौर करें, अब हमने क्या किया, एक चीज को सिर्फ ऐड किया ना, हमने ये कहा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पर यूनिट आप कैलकुलेट करें कि एक यूनिट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो बड़ा सिंपल हो गया। अब देखें हमने लिखा सेल प्राइस, तो नॉर्मल भी लिखते हैं, हमने सेल प्राइस के सामने भी लिख लिया पर यूनिट सेल प्राइस, और हमने वेरिएबल कास्ट के सामने भी लिख लिया पर यूनिट वेरिएबल कास्ट।
मतलब ये अब क्या हुआ, देखा जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो ओवरऑल फार्मूला, तो ओवरऑल आपको रिजल्ट सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जब आप किसी चीज के फर्दर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पर यूनिट को फोकस करने की कोशिश किया, तो डेफिनेटली ना यार, जब आप कंट्रीब्यूशन जब पर यूनिट की बात की जाएगी तो फिर हम सेल प्राइस भी पर यूनिट में देखेंगे ना। देखिए अकाउंटिंग का या फाइनेंस का ये या ओवरऑल दुनिया का ये फार्मूला तो आपको पता है ना, कि एप्पल्स को एप्पल्स के साथ कंपेयर करें और ऑरेंज को ऑरेंज के साथ कंपैरिजन करें। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पर यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए वैल्यू पूरे पूरे आप 20,000 यूनिट्स के इकट्ठी ले रहे हैं, वो तो नहीं आएगी। हाँ देखिए, अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की बात करते हैं तो डेफिनेटली सेल पर यूनिट की वैल्यू हम देखेंगे, और उसके साथ साथ हम वेरिएबल कास्ट भी पर यूनिट की वैल्यू को हम रिकग्नाइज करेंगे उसके बाद, और ये यूनिट्स के केस में ये वाला फार्मूला यूज होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा जो है, जब हमें टोटलिटी में वैल्यू चाहिए होगी, हमें टोटल रेवेन्यू की वैल्यू चाहिए होगी, या एक और तरह से बात करता हूँ, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये यूनिट्स वाला फार्मूला है, और ये दूसरा फार्मूला रेशियो वाला जो ये अमाउंट का फार्मूला है। हमें जब कोई चीज अमाउंट में चाहिए होगी, रुपीज टर्म के अंदर चाहिए होगी, तो इसको यूज करेंगे। उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन और रेशो। अब आपको पता है ना, रेशो रेशो का मतलब, रेशो के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रेशो इतना तो पता है ना, रेशो में दो चीजें होती हैं, एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। एक चीज उसके ऊपर रखी जाती है, और चीज एक जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है, जो उसको डिवाइड करती है। इसी तरह इसका भी फार्मूला है। हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक वेरिएबल कास्ट होती है, एक उसकी सेलिंग प्राइस होती है, हमें पता है। लेकिन अब इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता है, मैं इसको और ज्यादा आपको वर्कआउट करके बताता कि ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन एनी हाउ यहाँ पे 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय अ सेलिंग प्राइस, इसका फार्मूला आ गया। बेटा आप लोगों ने अगेन बस यहाँ तक ये तीन चीजों को अपने माइंड में अगर रखेंगे तो ये सारा आपका हो गया। आपके दो के दो लेक्चर इस पे निकल जाएंगे। सिर्फ देखना क्या होगा, सिर्फ देखना ये होगा कि यार हमने जो एनालिसिस करना है वो किसकी बेस पे करना है, या ओवरऑल एनालिसिस की बेस पे हमने क्या आइडेंटिफाई करना है। एनालिसिस की बेस पे हमने यूनिट आइडेंटिफाई करने हैं, एनालिसिस की बेस पे हमने अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है। अगर यूनिट आइडेंटिफाई करनी है तो याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के फार्मूला यूज किया जाएगा, और अगर अमाउंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अमाउंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की वैल्यू यूज की जाएगी। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट होता है। फिर जब हम पर यूनिट की बात करेंगे तो सेल प्राइस पर यूनिट हो जाएगा, और अगर सेल प्राइस पर यूनिट है तो डेफिनेटली वेरिएबल कास्ट भी पर यूनिट देखेंगे। दोनों के बेसिस हमारे पास जब सेम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो होते हैं वो 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है। अब आते हैं अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ। ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही, इसमें मैंने आपको बताया, चूंकि इसको इसीलिए मैंने स्टार्ट में यूज किया है कि इसी की बेस पे सारा काम किया जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई है तो इसको हम सिर्फ यूज करेंगे, प्लस माइनस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी और इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। Cost value profit analysis. Calculating break even is also referred to the cost value profit analysis. इसको देखो cost value profit analysis भी बोलते हैं। हम इसको cost value profit analysis क्यों बोलते हैं कि इसमें देखेंगे हम कि वॉल्यूम भी यूज होगा, सेल्स भी यूज होगी, आपकी कास्ट फिक्स कास्ट या वेरिएबल कास्ट भी यूज होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट की वैल्यूज भी यूज होगी, और इसको हम कंट्रीब्यूशन एनालिसिस भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस अब आपको समझ आ गया कि कंट्रीब्यूशन एनालिसिस इसे ही बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है। Break-even analysis is sometimes referred to the cost value profit analysis because these three key element etc etc etc. इसमें देखें जो हमारे पास डिसीन है बेटा, ये 6 किस्म के, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन आपके यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ 6 किस्म के डिसीन है जो हमारे मैनेजमेंट और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस पर नंबर 1 है, हम यूज़ करेंगे जो भी हम देखना चाह रहे हैं इसको ज़रा गौर से देखें। नंबर 1 हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट। मैं बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ही जोर दे रहा हूँ कि इन यूनिट्स और इन अमाउंट में फ़र्क कीजिएगा। आपने इन यूनिट्स अलग चीज़ होती है, इन अमाउंट अलग चीज़ होती है, और यूनिट्स के लिए यूनिट वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला यूज़ होता है, और अमाउंट के लिए रेशियो वाला फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, और तीसरी चीज़ जो आज मैं करने का ज़्यादा रखता था, अल्लाह करे हमारा टाइम कम ना हो, ये तीन चीज़ें हम तीन एनालिसिस आज करेंगे। ये बड़े मज़े का एनालिसिस है, आखिरी कैलकुलेटिंग द टारगेट सेल्स। आपने अब इसको हम इस तरह से देखेंगे, आपने कि आप बताएंगे
कि जी मेरा अगर या मैं बताऊंगा या क्वेश्चन बताएगा कि जी अगर हमारे पास 20,000 हम प्रॉफिट अर्न करना चाहें इस महीने में जस्ट 20,000, तो भाई हमारा रेवेन्यू कितना हो कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20,000 हो। नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास सेल्स आता है, फिर सेल्स से माइनस करके हम प्रॉफिट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इस टूल की बेस पे हम जब प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं या वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उसको मार्केट करने से पहले उसका जब आपका प्राइसिंग डिसीजन किया जाता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट से आपने कितना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। उस प्रॉफिट की वैल्यू की बेस पे हम ऑलरेडी उसकी सेल प्राइस को डिटरमिन करते हैं। ये तीन हमने आज जल्दी जल्दी से इन तीनों को हम देखेंगे। अब आ गया जी ब्रेक इवन एनालिसिस। अगेन ब्रेक इवन एनालिसिस को आप कर सकते हैं। वी कैन यूज टू मेथड्स फॉर calculating the break even units in amount. Number one method is called a mathematical equation जो अभी हमने यूज की है, और नंबर सेकंड इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हम सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन को यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। अब जरा मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत ना हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जो ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं वो दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं या अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्रेक इवन इन रुपीस इन रुपीस से मुराद ये है कि ये आपका ब्रेक इवन इन अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहा है, और अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहा है तो इसका मतलब है रेशो वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। अब रेशो वाला फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है? ब्रेक इवन का फार्मूला ये है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के अंदर एक एलिमेंट है, एक आइटम है, ठीक है। ओवरऑल फार्मूला इसका ये। ब्रेक इवन में याद रखो, ब्रेक इवन में हमेशा नोमिनेटर जो है वो टोटल फिक्स्ड कास्ट होगा। जितने भी ब्रेक इवन के फार्मूले होंगे उसमें याद रखिएगा कि इसका नोमिनेटर जो है, जो लाइन के ऊपर हम लिखते हैं, वो हमेशा टोटल फिक्स्ड कास्ट होगा, पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट नहीं, टोटल फिक्स्ड कास्ट जो आपको अमाउंट में दी जाएगी, जिसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, ये हमेशा आपके पास गिवन होगा। लेकिन हर फार्मूले में ब्रेक इवन देखेंगे हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट में कर रहे हैं, यूनिट्स में कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर पहले हमने कैसे चेंज किया, चूंकि रुपये की बात की जा रही है, अगर रुपये की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ठीक है। अब इसको इसी फार्मूले को आगे लेके आए तो देखो नोमिनेटर उसी तरह से नोमिनेटर हमने लिख लिया टोटल फिक्स्ड कास्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो में हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को लिखा, और ऊपर हमने आपको बता दिया था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। इसी चीज को उठा के जिसको हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कहा था, इसको डिनोमिनेटर के अंदर हमने अब प्लेस कर दिया। 1 minus variable cost divided by a selling price, 1 minus variable cost divided by selling price। in other words, इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका ब्रेक इवन एनालिसिस आता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस आप कैसे करना चाह रहे हैं। आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितनी अमाउंट हम अर्न करें, कमाएं, रेवेन्यू हो तो हमारा ब्रेक इवन हो, या यूनिट्स की बात हो। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है इन रुपी, इन डॉलर भी लिखा जा सकता है, और बहुत सी बुक्स के अंदर इन अमाउंट लिखा गया है, इसको इन अमाउंट। तो अगर अमाउंट की बात की जा रही है तो मैंने आपको बताया अमाउंट का लिंक जो होता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के फार्मूले का साथ होता है। नोमिनेटर सबके अंदर सेम होगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट इसके अंदर भी है, यूनिट वाले के अंदर भी ये देखने नीचे लिखा हुआ है टोटल फिक्स्ड कास्ट, इसके अंदर भी आपका जो नोमिनेटर, दोनों फार्मूले के अंदर नोमिनेटर सेम पोजीशन पे होगा। और अब इसके बाद इसमें फ़र्क होगा, डिनोमिनेटर जो है इसमें हम देखेंगे इसका लिंक जो होगा वो आपसे जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसके साथ होगा। ये रुपीस में अमाउंट मांगी जा रही है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम लिखेंगे। अगर इन यूनिट्स होता तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, वो नीचे वाला फार्मूला हम एक्सप्लेन करते हैं। और हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। बिकॉज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है उसमें दो ही एलिमेंट शामिल होते हैं, एक सेलिंग प्राइस होती है, एक वेरिएबल कास्ट होती है। इसमें चूंकि रेशियो की बात की जा रही है लिहाजा इसको रेशियो में इस फार्मूले को शो करेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ये देखें ब्रेक इवन इन यूनिट्स है तो आपके पास टोटल फिक्स्ड कास्ट उसी तरह से नोमिनेटर के अंदर आएगा, लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क डिनोमिनेटर पे आएगा। यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, चूंकि रेशियो है, अमाउंट की बात की जा रही है उसमें रेशियो यूज की जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पर यूनिट की बात की जा रही है, इन यूनिट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे यूनिट वाला फार्मूला यूज होगा। और यूनिट वाला फार्मूला बड़ा सिंपल था, हमने आपसे बात की थी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट
माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। तो हमने इसी तरह से जो नोमिनेटर था वो टोटल फिक्स कास्ट को ऊपर प्लेस किया और उसके बाद जो हमने डिनोमिनेटर था वो पर यूनिट कास्ट का हमने यहाँ पे इसके बाद अब प्लेस कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ब्रेक इवन कैपेसिटी, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। ये दिस इज अ वेरी सिंपल, ब्रेक इवन कैपेसिटी इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। ये आपको गिवन ब्रेक इवन सेल्स आप कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल सेल आपको गिवन होगी। इसको मैं फार्मूला में आपको समझा दूँ, क्वेश्चन में आपको समझा दूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अ कंपनी हैज अ फिक्स्ड कास्ट 10,000 फॉर द पीरियड। बड़ी सिंपल सी बात। हमारे पास अब हमसे कुछ भी मांगा जाए, हमसे पर यूनिट मांगा जाए, हमसे अमाउंट में मांगा जाए, हमारा जो नोमिनेटर क्लियर हो गया। यहाँ पे नोमिनेटर फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट दोनों में टोटल फिक्स कास्ट हमने दोनों फार्मूला में देखे थे कि टोटल फिक्स कास्ट को एज ए नोमिनेटर शो किया गया था इसमें भी और इसके अंदर भी। पुटिंग द वैल्यूज ये फार्मूला के अंदर कोई इतना बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट फार्मूला अपने माइंड में आप रखें ताकि आपको याद करने की जरूरत हो। उसके बाद देखने टोटल डायरेक्ट लेबर कास्ट। पहले तो सवाल ये है कि यार डायरेक्ट लेबर कास्ट कौन सी कास्ट होती है, वेरिएबल कास्ट होती है या फिक्स कास्ट होती है? यस, वेरिएबल कास्ट है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ आउटपुट आप ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली जो कारपेंटर काम कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी भी ज़्यादा हावर्स लगेंगे, ज़्यादा कारपेंटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा हमारे जो मटेरियल की कास्ट है, एक याद रखिएगा बात कि जो हमारी मटेरियल की कास्ट है वो भी वेरिएबल कास्ट है, जो हमारी लेबर की कास्ट है वो भी वेरिएबल कास्ट है। और एफओएच के अंदर याद रखिएगा, एफओएच के अंदर दोनों पार्ट होते हैं। एफओएच के अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो वेरिएबल है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है। ये रूल समझे या असूल समझे। इसी तरह से जी डायरेक्ट लेबर कास्ट हमारे पास 1.50 है। ओके, मटेरियल की कास्ट भी वो भी वेरिएबल होती है 0.75 पर यूनिट है। पर यूनिट है, देख लो यहाँ भी पर यूनिट है। मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ, पर यूनिट अमाउंट टोटल इनमें इनको कभी क्वेश्चन हो ना उसमें सब चीज़ों की बेस एक होनी चाहिए। अगर पर यूनिट ले रहे हैं तो सारी चीज़ों की बेस पर यूनिट होनी चाहिए, और अगर टोटल में रहे हैं तो सबकी टोटल होनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक होगा। द सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको सारी चीज़ें पर यूनिट दीजिए। सेलिंग प्राइस की आपके पास 4 है और नॉर्मल सेल जो आप ब्रेक इवन कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे नॉर्मल सेल और ब्रेक इवन सेल। आपको फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर। इसका मतलब है हमें रेशियो वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इन डॉलर, इन अमाउंट की बात की जा रही है, इन रुपीज़ की बात की जा रही है, इन यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स मालूम करने, दोनों मालूम करने, और आल्सो ब्रेक इवन कैपेसिटी। तो सिंपल कि ये जो हमने तीनों फार्मूले यहाँ पे ऊपर लिखे थे, ये तीनों की एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे आपने करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, देख लो हमने फार्मूला लिखा है इन रुपीज़ का कि फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय, हमें पता था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो होता है इसका डिनोमिनेटर। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो इसको वेरिएबल कास्ट और पीस पे प्राइस शो किया गया। पुटिंग द वैल्यूज 10,000 आपका ऑलरेडी जो फिक्स कास्ट है उसको हमने यहाँ पे फिक्स कास्ट लिखा। इसी तरह 1 माइनस फार्मूले वाला लिखा, ब्रैकेट बड़ा रखा इसलिए कि हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट हमें गिवन है वो एक से ज़्यादा गिवन है। वो हमारे पास 1.5 जो है वो डायरेक्ट लेबर है, वो 1.5 डायरेक्ट लेबर प्लस 0.75 जो है हमारे पास मटेरियल की कास्ट, इन दोनों को प्लस कर दिया। फार्मूले में क्या था, फार्मूले में ये था कि वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाय अ प्राइस। हाँ, एक और चीज़, छोटी सी बात यहाँ पे एक और याद रखिएगा, फार्मूला इवन रेशो का भी फार्मूला है ना, लेकिन इसमें भी इस तरह नहीं करना आपने कि वेरिएबल कास्ट तो आप पर यूनिट लिखें और सेलिंग प्राइस आप टोटल सेलिंग प्राइस लिख लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। यहाँ पे भी अगर लेट्स सपोज आगे सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे, समटाइम ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी कि वेरिएबल कास्ट भी आपको टोटल वेरिएबल कास्ट दी जाएगी। जितने भी आपने 1000 यूनिट सेल आउट किए हैं या जो भी आपका केस था उसके अंदर टोटल वेरिएबल कास्ट दी जाएगी। और यस, अगर टोटल वेरिएबल कास्ट दी जाएगी तो फिर सेलिंग प्राइस भी टोटल होनी चाहिए। आपको पता है ना कि यूनिट जब तक सेम नहीं होंगे तो आप उसका इफेक्टिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हमें पता था कि वेरिएबल कास्ट भी आपको पर यूनिट आपको दी गई। ये देखें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर कास्ट 1.5 पर यूनिट, मटेरियल इतना कास्ट पर यूनिट, दोनों पर यूनिट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट दी हुई है, लिहाजा हमारा आंसर ठीक होगा। इसको हमने प्लस माइनस किया, ओवरऑल हमारे पास जो अमाउंट आ गई, इस अमाउंट को समझना है। ये लिखा हो 22,857। ये शो कर रहा है कि भाई जब आपकी अर्निंग, आपका रेवेन्यू 22,857 होगा तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें सिर्फ 10 सेकंड के लिए
कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं और खुद से अपने आप को आंसर, या आपके अगर आपके पास कोई नोटबुक है उस पर अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं तो मुझे समझ आ जाएगी, आपको ये समझ आ गई। अगर ये बात हो, एक बंदा आपसे ये कहे कि जी मैंने थ्रू फार्मूला इस्तेमाल किया, मुझे पता लग गया है कि 22,857 रुपये की अगर आपकी सेल है इन क्वार्टर, इन मंथ, वट एवर आपका टाइम पीरियड है, तो आप ब्रेक इवन पे। क्वेश्चन अगर आपसे ये हो कि भाई कितने यूनिट सेल आउट करें तो आपकी, ये तो अमाउंट है ना, ये तो अर्निंग है, आपने इतने पैसे जब कमाएंगे तो आपकी ब्रेक इवन है। मैं दूसरी तरह क्वेश्चन पुट करता हूँ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितने यूनिट सेल आउट करें तो आपकी ब्रेक इवन होगी, एक तो फार्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हम ये देख सकते हैं कितने हैं जी, मैंने यहाँ पे लिखा जी, अच्छा जी रेवेन्यू कितना होया जी 22,857 रुपये। तो अच्छा ये 22,857 रुपये कमाऊंगा तो ब्रेक इवन पे होऊंगा। अब मैंने कैलकुलेट ये करना है कि मैंने कितने यूनिट सेल आउट करने हैं तो मैं ये हो जाए इतनी ये, इसका मतलब है मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट करूंगा जिससे मेरे पास 22,857 रुपीज होंगे। उसका बड़ा सिंपल सा है, 22,857 डिवाइडेड बाय, आप देखें एक यूनिट पे आपको कितना प्राइस मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, विच इज 5,714, जो ऑलरेडी देखो इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है। लेकिन हमने ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, आपने भी ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास यूनिट्स में वैल्यू आ जाए तो उसको आप अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमाउंट की वैल्यू आप यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने थ्रू फार्मूला करना है। अब फार्मूले में आ जाए, ब्रेक यूनिट, ये तो बड़ा आसान है कि हमने चूंकि इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है और हर चीज़ हमारे पास यूनिट में अवेलेबल है। फिक्स कास्ट यूनिट्स में नहीं होती, फिक्स कास्ट टोटल में ली जाती है। फिक्स कास्ट उसी तरह से 10,000 मैंने लिखा, लेकिन जो डिनोमिनेटर उसके अंदर मैंने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमारे फार्मूले के अंदर था सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। तो सेल प्राइस मेरे पास 4 थी और वेरिएबल कास्ट, ये दोनों मेरे पास वेरिएबल कास्ट हैं, मैंने इनको आपस में प्लस कर दिया, ओवरऑल से माइनस किया। तो यहाँ भी देखने 5,714 यूनिट्स, इनको दोनों का आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वैल्यू निकला 5,714 तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो डेफिनेटली देखो आपने ये यूनिट सेल आउट करने हैं तो आपका ब्रेक इवन है, इसका मतलब 5,714 यूनिट सेल आउट करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इसमें बड़ा सिंपल है ना यार, जब हम ये सेल करेंगे तो कितनी अमाउंट हमारे पास होगी, तो भाई एक यूनिट हम सेल करेंगे 4 रुपये का, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यस, कैपेसिटी की बात की जाए तो देखो हमारे पास ऑलरेडी ये हमारे पास गिवन था नॉर्मल सेल्स। अब ज़रा इसको, चलो इसको एनालिसिस, इसको दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल, इसको हम यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास मौजूद था कि नॉर्मल सेल्स, कि जी भाई हमारी जो हुई है सेल 24,000 की सेल है। अब ज़रा देखो हमने, आप ऐसा समझे कि इस मंथली, इस महीने में इस बिजनेस ने 24,000 की सेल की, 24,000 रुपीज़ की सेल की है। अब देख लो, यस ब्रेक इवन हमारे पास रुपीज़ में कहाँ है, 22,857। इसका मतलब है ये बिजनेस जो है ये प्रॉफिट में है, मतलब 22,000 से ये ऊपर की सेल इसने की है, तो इसका मतलब 22,000 से ऊपर जो 2,000 से कम रुपीज़ हैं 24,000 तक पहुंचने के लिए, उसमें इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने चूंकि कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, और ये बेसिकली ब्रेक इवन कैपेसिटी हम जब एक से ज़्यादा बिजनेस हमारे पास होते हैं और उनको हम एनालाइज करने जा रहे होते हैं, या इवन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास होती है और उसको विद इन प्रोडक्ट 2 3 4 प्रोडक्ट को हम कंपेरिजन जब करते हैं, तो ये टूल हमारे लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। अब जरा समझिएगा, देखो आपकी जो ब्रेक इवन सेल है, कि ब्रेक इवन हमारे कितने सेल थी, 22,857 की सेल थी, और नॉर्मल सेल उसने हमें बताई है जो उसकी इस महीने में हुई है वो 24,000 है, इज इक्वल टू 95%। अब जरा थोड़ा सा सपोज करें कि एक और बिजनेस की भी मैंने कैलकुलेशन की है जिसकी परसेंटेज आ गई है 90%। अब क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे, बिजनेस है या प्रोडक्ट है, कौन सा चूज करेंगे, आप 95 वाला चूज करेंगे या 90 वाला चूज करेंगे, तो इसका आंसर है 90 वाला। अब क्वेश्चन क्या है 90 वाला क्यों, देखो ये जो 95 है ना, तो 95 ये सजेस्ट कर रहा है कि आपका ब्रेक इवन 95% तक ब्रेक इवन है, उससे ऊपर जो 5% है, जो 22,857 से लेकर 24,000 तक की जो वैल्यू है, जो 2,000 से भी कम आती है, 1200 1100 आती है, वो सिर्फ 5% है। मीन 5% के अंदर आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो सारे का सारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, क्योंकि फिक्स कास्ट तो कवर हो जाती है, लेकिन वेरिएबल कास्ट का पोर्शन भी आपने आगे चल के उस वैल्यू वहां से भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। अब एक और कोई बिजनेस है, सपोज करता हूँ
उसके अंदर अगर यही वैल्यू 95 की जगह 90 होती तो अल्टीमेटली हम उसकी तरफ जाते, इसलिए कि उसके अंदर ज़्यादा मार्जिन हमें मिलेगा, 10 का मार्जिन मिलेगा जहाँ पे हमने जाना है। तो इसमें एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा फॉलोइंग आर द डेटा आपने लिया है, डेटा शोज डेटा सेल ₹5000। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो 5000 की वैल्यू नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है क्लियर कि ये पर यूनिट नहीं है, ये इसका मतलब सारे की सारी वैल्यू का जो सारा जो हमने हमारा बिजनेस है उसका हम वॉल्यूम देख रहे हैं। और इसमें एक पर यूनिट सेल आपके पास वो बता रहा है कि एक यूनिट का जो सेल प्राइस है वो आपके पास 4 है और पर यूनिट आपकी वेरिएबल कास्ट भी 2.4 आपको गिवन है। यहाँ पे जरा देखें तो हमारे पास एक टेबल गिवन है जहाँ पे टेबल कास्ट और उसमें से वो डिफरेंट कास्ट भी अवेलेबल है, उसकी टोटल वैल्यू भी अवेलेबल है और फिर उसके अंदर कुछ पोर्शन भी अवेलेबल है जो फिक्स्ड है वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे मटेरियल की कास्ट, तो मटेरियल इज एब्सोल्युटली वेरिएबल कास्ट, हमें पता है अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन वेरिएबल कास्ट, देयर इज नो पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कास्ट। इसी तरह से लेबर इज एब्सोल्युटली वेरिएबल कास्ट, चूंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वेरिएबल आपके लेबर को हमें इंक्रीज करना होगा। 1.4 मिलियन इज एब्सोल्युटली वेरिएबल कास्ट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड कास्ट। एफओएच के अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि 1.6 मिलियन है तो उसमें 400,000 आपका वेरिएबल कास्ट है और 1.2 मिलियन जो है वो आ रही है आपका फिक्स्ड कास्ट है। इसी तरह से मार्केटिंग एक्सपेंस भी आपके दोनों पोर्शन के अंदर है और एडमिन एक्सपेंस भी दोनों पोर्शन की तरफ है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन इन अ रुपीज़ कैलकुलेट करना है। अब रुपीज़ हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं तो हमारे पास देखो फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है। अब आपकी मर्जी है, जो मैंने किया है मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में पर यूनिट में देखा था, लेकिन ये इस क्वेश्चन के अंदर मैं वेरिएबल कास्ट और प्राइस को मैंने टोटल वैल्यू के अंदर देखा, लेकिन दोनों को टोटल के अंदर देखे, एक के अंदर नहीं देखे। अब अगर फिक्स कास्ट की बात करें तो आपके पास 12 लाख और ये 16 लाख रुपया, 1.6 मिलियन की वैल्यू आपके पास, इन तीनों वैल्यू को प्लस करें फिक्स कॉलम को तो आपके पास 1.6 मिलियन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर आप इसके पास वेरिएबल कास्ट के ये जितने भी हैं 1 मिलियन, ये सारा इनको प्लस करें तो आपके पास 3 मिलियन आ जाएगा। और चूंकि हमने पर यूनिट नहीं लिखा, हमने टोटल लिखा है, टोटल वेरिएबल कास्ट लिखा है, तो डेफिनेटली हमारे पास सेलिंग प्राइस भी टोटल में होगी। उसमें सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन थी यहाँ पे 5 मिलियन की जो टोटल सेलिंग प्राइस है। इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 मिलियन का आंसर आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है। अब इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी ये तो टोटल हमारे पास ब्रेक इवन आ गए, हम पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, पर यूनिट को डिवाइड कर दें इसके नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, नंबर प्राइस के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 1 मिलियन आएगा, मेरा ख्याल है यस 1 मिलियन आएगा। अब यहाँ पे आ जाए ब्रेक इवन के लिए हमने फिक्स कास्ट को ऊपर ही रखा और यहाँ पे हाँ जो आपके पास पर यूनिट का फार्मूला है उसके अंदर कभी भी आप टोटल वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पर यूनिट ही चाहिए होता है। अगर नहीं है तो हमने किसी न किसी तरह उसको आइडेंटिफाई भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है, हमने ये देख लें 4 इज द सेलिंग प्राइस आपको गिवन है और 2.5 इज द वेरिएबल कास्ट आपको गिवन है। इसको भी हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे फार्मूले के अंदर हमने देखा 4 माइनस 2.4, तो इससे भी हमारे पास तो वैल्यू आ गई। इसी तरह ब्रेक इवन कैपेसिटी, ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, उसको आप नॉर्मल कैपेसिटी ब्रेक इवन कैपेसिटी डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, यहाँ पे 80% हमारे पास श्योर है। एक और छोटी सी चीज़ है विच इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चले मार्जिन ऑफ सेफ्टी आखिरी है, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखें, एक्चुअल सेल्स में नॉट बी सेम एज द बजटेड सेल्स। पहले आपको पता है कि कास्ट अकाउंटेंट आपके बजट प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा या ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। और फिर नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होता कि जो आप बजट्स बनाते हैं वो एक्चुअली उतना ही एक्चुअली सेल्स भी आपके पास उतनी ही हो, उसमें प्लस माइनस होता रहता है, या ज़्यादा होती है या कम होती है। द डिफरेंस सेल वॉल्यूम इज़ नोन एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका जो डिफरेंस है वो आपका, अब ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला देख लो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बजटेड सेल्स। बजटेड सेल से बता ये जो फोरकास्टेड सेल थी आपका आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा चैप्टर भी है, उसको शायद हम टच करें, विच इज़ कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग में आपने ये सारी चीज़ों को देखना है, कैसे हम बजट बना रहे होते हैं। ये तो बजट के बाद की बातें हैं, लेकिन नहीं हम उसको आगे देखेंगे। बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। गौर कीजिएगा इसमें दोनों में यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला जो है वो यूनिट्स को डील करता है।
बजटेड सेल्स हमारे पास वैल्यू डेफिनेटली आपको दी जाएगी, और ये ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे हम ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी, बजटेड सेल्स आपके पास गिवन है 80,000। ओके, ये जैसे हमने फार्मूले का जो पहला पार्ट है उसमें पुट कर देंगे, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होती है, माइनस वेरिएबल कास्ट हमें चाहिए होती है, और उसके ऊपर हम उसका फिक्स्ड कास्ट को ऊपर रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से फार्मूला है ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फार्मूला है 200,000 जो फिक्स कास्ट है उसको हमने नॉमिनेटर में प्लेस किया, इज इक्वल टू सेल्स जो पर यूनिट सेल्स है उससे माइनस वेरिएबल कास्ट। पर यूनिट सेल प्राइस आपके पास 8 है, वेरिएबल कास्ट आपके पास 4 है, तो ये आपके पास ओवरऑल 50,000 यूनिट्स शो कर दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली इसको परसेंटेज में भी शो किया जाता है। आपका आंसर 50,000 आ गया, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आपने ब्रेक इवन यूनिट्स इन 50,000 आपने कैलकुलेट कर दिए। अब हमारा जो मेजर फार्मूला है उसमें हम पुट करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात में जल्दी में छोड़ गया हूँ, लेकिन इसको ज़रा देख लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एब्सोल्यूट टर्म में नॉर्मली शो नहीं किया जाता। इट्स यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल, मीन 100 मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इसका फार्मूला अपने माइंड में रखें। तो इसके बाद देख लो, हमने हमारे पास बजटेड सेल ऑलरेडी गिवन थी जो 80,000 रुपीज़ थी, या 80,000 यूनिट्स थी, रुपीज़ नहीं यूनिट्स थी, और इसके साथ हमने फिर ब्रेक इवन सेल इन यूनिट भी कैलकुलेट किए विच इज़ 50,000। 80,000 में से 50,000 को माइनस करें तो आपके पास 30,000 आपके पास यू बन जाएगा, और 30,000 को आप अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में लेके आना चाहें तो ओवरऑल आपका फास्ट फार्मूला ये अवेलेबल है। आपने 100 डिवाइड बाई बजट से मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमने कैलकुलेट की 30,000, उससे आपके पास 37.5% का यहाँ पे आंसर आ जाएगा।